Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the taxonomic hierarchy and the classification of corn, as well as we will also try to move on binomial nomenclature. So let's move to the classboard. So dear students, the species, what is a species? We have defined it in the previous lecture that species is a group of similar organisms, a group of similar individuals which can interbreed freely and produce fertile offsprings but are reproductively isolated from all other such groups in nature. Clear? So हमने ये भी बात की थी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रीडोमिनेंटली दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला क्राइटेरिया जो है उस पर फॉलो नहीं होगा. So dear students, every species has its own behavioral and ecological and structural characteristics. Okay. So it is the unit of इकाई है ये, it is the unit of एवोल्यूशन. तो जहाँ तक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से ये एक बात लिखी गई है कि कोई भी स्पीशी होती है वो पहचानी जाती है, उसके अपना एक डिस्टिंक्ट बिहेवियरल, इकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके इट एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है. नाउ देयर इज अ टर्म which we have read in the previous classes as well, that is taxonomic hierarchy. तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली हमारा टॉपिक पे यही चल रहा था, क्लासिफिकेशन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हाउ टू क्लासिफाई. सो the organisms are classified into groups and
subgroups, especially on the basis of similarities. और वो सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की. कौन कौन से एस्पेक्ट्स में हम सिमिलरिटीज़ को देखते हैं. सिमिलरिटीज़, सो ईच of this group or subgroup is called category और taxon. उसमें हर ग्रुप को या तो कैटेगरी का नाम दिया जाता है या उसको टैक्सॉन का. So these groups or these taxon or these categories, taxa, it is a plural of taxon, clear? That these taxa or categories are arranged in a ladder pattern starting from the largest taxa or taxon, the largest taxon, which is called kingdom, and ends in the smallest taxon or smallest category called जी. तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी होगी डियर स्टूडेंट्स? दैट इज द स्पीशीज. क्लियर? दैट इज स्पीशीज. तो उसमें एक लैडर पैटर्न बनाया जाता है. उन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को एक तरतीब दी जाती है. लार्ज, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि सब ग्रुप्स उसके अरेंज किए जाते हैं. तो उसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. एंड नाउ उनके कंपोनेंट्स. द कंपोनेंट्स of a taxonomic hierarchy. Hierarchy means तरतीब है, एक सीक्वेंस है. ठीक है. टैक्सोनॉमिक जो कि क्लासिफिकेशन के, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के एतबार से, नेमिंग के एतबार से. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये आपने ग्रेड 9 में भी पढ़े और आपने फिर आगे फर्दर भी पढ़े. इनको याद रखने का एक फार्मूला आपको बता देता हूँ. आप सबसे पहले तो उसकी तरतीब लिख लेंगे, सीक्वेंस से लिख लेंगे कि वो टैक्सॉन्स हैं क्या. सबसे लार्जेस्ट को सबसे पहले लिखेंगे. लाइक द लार्जेस्ट वन इज किंगडम. क्लियर? द लार्जेस्ट टैक्सॉन इज किंगडम. देन इससे जो छोटा जो लेवल है दैट इज फाइलम. लेकिन डियर स्टूडेंट्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इससे पहले एक और यानी कि ग्रुप आया था, उसे हम कहते हैं डिवीजन. एंड डिवीजन, अब जो डिवीजन है ये इंक्लूड किया जाता है इन, इट इज इंक्लूडेड इन द प्लांट्स एंड एल्गी एंड फंजाई. तो इनमें फाइलम से पहले एक डिवीजन होता है, फिर उसके बाद फाइलम. बाकी एनिमल्स के अंदर हम इसको ऐसे कंसीडर नहीं करते. सो नंबर 1 इज किंगडम. नंबर 2 is generally, we are talking on an average, that is phylum. Number 3, there is class. Number 4 is order. Number 5 is family. And number 6 is genus, जिसको प्लूरल फॉर्म में जेनेरा भी कहते हैं. ठीक है, इसका प्लूरल है जेनेरा. एंड नंबर 7 इज स्पीशी. क्लियर?
तो ये हमने इसको अरेंज कर लिया इसका ऑर्डर के तहत, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर? इस पैटर्न में आप इसको लिख लेंगे। तो आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है डिफाइन क्लास, डिफाइन ऑर्डर, डिफाइन फैमिली और डिफाइन जीनस। तो स्पीशी तो आप ग्रेड 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसके तो सबको आपको पता चल गया होगा। इसलिए मैंने स्टार्ट इसको स्पीशी से किया, इस टॉपिक को, इस लेक्चर को। तो स्पीशी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है। सो व्हाट इज अ स्पीशी? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर individuals. Clear? That is called as. अब बाकी सब जितने भी ये हमने इसके स्टेप्स लिखे हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन सब के साथ एक 3 वर्ड्स कॉमन लिख लें सबके साथ। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, जस्ट विद इन अ सेकेंड आपको सारी की सारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपके टिप्स पे होगी। तो इन सब के साथ एक कॉमन चीज लिखनी है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ, ये 3 वर्ड्स है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ, सबके सामने लिखेंगे, फाइलम के सामने भी, आर रिलेटेड ग्रुप ऑफ, इस तरह क्लास के सामने भी रिलेटेड ग्रुप ऑफ, देन ऑर्डर रिलेटेड ग्रुप ऑफ, then family related group of, then genus related group of, सबके साथ एक जैसा लिख लिए और जस्ट विद इन अ सेकेंड आप इसको समझ लेंगे। और 2 नंबर की डेफिनेशन जब पूछी जा सकती है आपसे बोर्ड एग्जाम्स में विद एग्जाम्पल, तो आप उसको कोट कर देंगे, ठीक है। तो करना क्या डियर स्टूडेंट्स, स्पीशी की डेफिनेशन आप ग्रेड 7 में पढ़ी, 6 में पढ़ी, 8 में पढ़ी, 9 में पढ़ी, 10th में पढ़ी, या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे, ये दूसरा लेक्चर है, इसमें मैंने इसको रिवाइज करवाया स्पीशी को, इससे पहले भी बात हो चुकी है इसके हवाले से। तो ये तो सबको आपको टिप्स पे होगी, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, ये तो आपने लिख दिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आर रिलेटेड ग्रुप ऑफ, तो जीनस इससे पीछे वाले को इसमें पुट करते चले जाएंगे, इससे जो प्रीवियस टैग्स आता है इसको में पुट करेंगे। जैसे कि जीनस क्या है, अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज, इससे पीछे क्या था, स्पीशीज, एक दो या दो से ज्यादा स्पीशीज एक जैसे होंगे तो उनको हम इसको किस कैटेगरी में, उसको क्या नेम देते हैं, जीनस या जेनेरा, ठीक है। और फिर इसी तरह से रिलेटेड फैमिली क्या होगी, रिलेटेड ग्रुप ऑफ, उससे प्रीवियस पे आएंगे जेनेरा, जेनेरा इट्स द प्लूरल ऑफ जीनस। इसी तरह से आप ऑर्डर पे आएंगे तो उससे प्रीवियस क्या, फैमिली, द रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज इज कॉल्ड द ऑर्डर। अब आते क्लास के ऊपर, द रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। अब क्लास पे, फाइलम पे, अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड फाइलम, एंड अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ phyla is called kingdom. Clear? तो जस्ट अ सेकेंड, आपने ये सारा कुछ याद हो गया, टिप्स पे हो गया। तो जस्ट ये तीन कॉमन वर्ड्स, उसके बाद इसके अंदर इससे पीछे वाला, इसके अंदर इससे पीछे वाला, इसके अंदर उससे पीछे वाला, इसके अंदर उससे पीछे वाला, उसके बस उनके नाम डालते चले जाएंगे। और लेकिन इनकी तरतीब याद रखनी है। सबसे लार्जेस्ट तो आपको पता है किंगडम होता है, उसके बाद PCOFGS, PCOFGS, इसको याद रखने के लिए, इसके तरतीब याद रखने के लिए। क्लियर? सो PCO एंड FGS, सो ये तरतीब आपने याद रखनी है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। इसी तरह से इसी चीज़ को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए बुक के अंदर टैक्सोनॉमिक हायरार्की का जिक्र हुआ है कॉर्न का, ठीक है, कॉर्न। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, कॉर्न, its kingdom is plenty, kingdom plenty. Then its division, अगर हम, क्योंकि प्लांट्स में मैंने आपको बताया कि किंगडम के बाद कौन सी आएगी, डिवीजन, प्लांट्स, algae और फंजाई के अंदर ऐसा होता है। सो डिवीजन जो है उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और फिर पहले फाइलम, फाइलम इज एंथोफाइटा, एंथोफाइटा,
फाइटा, और जिस तरह इधर मैंने डिवीजन ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, इसकी डिवीजन, दैट इज ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा। इंशाल्लाह इन चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांट है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स की दो मेजर डिवीजन्स हैं। डिवीजन दो ही है प्लांट्स में, वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स उन्हें कहते हैं जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, और नॉन वेस्कुलर उन्हें कहते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। सो दे आर कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स, और जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है उनको हम कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स। सो इट बिलोंग्स टू division Tracheophyta, and the phylum is Anthophyta. Now its class is Angiospermy. Angiosperms. So Tracheophytes के आगे different classes हैं, तो उसमें एक आगे class आती है Angiospermy, flowering plants or enclosed seeded plants. They are a flowering plant. Then the order is Poales. The order is Poales, and its family is Poaceae, and its genus is Z, and the species is maize. Clear? That is the classification ऑफ द कॉर। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में दो नंबर में पूछी जा सकती है। राइट डाउन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की और साइंटिफिक कंपोजिशन ऑफ द कॉर्न। क्लियर? और जी मेज, इसको कॉर्न भी कहते हैं, इसको साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड एज जी मेज। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि अब यहाँ पर जब हमने इन कंपोनेंट्स को एनेबोरेट्स किया, तो जो लोअर लेवल पे मौजूद हैं स्पीशी और जीनस, जैसे आपस में करीब करीब हैं, जीनस और फैमिली ये आपस में करीब करीब हैं, इनके अंदर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मौजूद होंगी एज़ कम्पेयर टू द हायर ऑर्डर्स। मतलब अगर स्पीशी और मैं फाइलम में सिमिलरिटीज़ ढूंढने की कोशिश करूंगा तो मुश्किल, वो देयर विल बी प्रॉब्लम, वो मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। ठीक है, तो वो ज़्यादा सिमिलरिटीज़ किस में पाई जाएंगी, जो लोअर ऑर्डर होंगे, लोअर ऑर्डर टैक्सॉन्स या लोअर ऑर्डर कैटेगरीज होंगी, उनके अंदर ये पाए जाएंगे। क्लियर? इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है एक और चीज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट कि जो ऑर्डर्स हैं, ये उनसे ऑर्डर्स बनाए गए शुरू में बेसिकली इसमें लिनियस, कैरोलस लिनियस, उसका काफ़ी रोल रहा। उसने काफ़ी ज़्यादा ये, इनको रैंक्स भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रैंक्स। इनको कैटेगरीज भी कहते हैं, इनको रैंक्स भी कहते हैं, इनको हम टैक्सॉन भी कहते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये एक लेटर पैटर्न बन गया। ठीक है, तरतीब के साथ 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि इसमें ऑर्डर, आपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा देखा, क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज इन करेक्ट ऑर्डर, लेकिन उसमें ऑर्डर क्या उन्होंने पूछा था, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से शुरू करना, लार्जेस्ट की तरफ एक तरतीब आपने याद, उसको को किस में गिवन है। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। या आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस चीज़ के ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है। अगर तो स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट की बात करेंगे तो फिर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्पीशीज से। इट्स द स्मॉलेस्ट, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम। क्लियर? और जब अगर पूछा जाए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो फिर हम स्मॉलर की तरफ, लार्जेस्ट क्या है, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो इस तरह से फिर हम उसमें मूव करेंगे। ये इसमें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम चीज़ थी जो मेरे माइंड में थी, जो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अगर आपसे इस तरह से MCQ पूछा जाए तो आपने उस क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ना है, उसको कम्प्लीटली 1 या 2 दफ़ा उसको अच्छे तरीके से पढ़ के ये नोट करना है कि उसमें ऑर्डर क्या पूछा गया है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही वो सिली मिस्टेक कर जाएंगे और आमतौर पर बच्चे क्या समझते हैं किंगडम से स्टार्ट करना है, वो तो है ही, ठीक है, दैट इज लार्जेस्ट, लेकिन समटाइम्स वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे ज़्यादा अपना फोकस रखना है। क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू भी करेंगे उसको। बायनॉमियल
nomenclature. So that was also a system which was introduced by Carolus Linnaeus. It was Linnaeus' system of naming the organisms into two words. The first word being the genera or generic name. Generic name means the genus. And the second word being the species name. Clear? तो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर. बाय मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेमिंग, एंड नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को दो दो नाम दिए जाते हैं, और आमतौर पर ये दो नाम उठाए कहाँ से जाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लास्ट टू पार्ट्स, the genus and the species. The first word is genus, the second one is species as it is related to this taxonomic hierarchy. So इस वजह से इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ताकि आपके ये चीज़ जहन में रहे. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम इनके अंदर क्लासीफाई किया जाता है इसके एतबार से. Now what are the rules, what are its specs? तो इसके कुछ रूल्स हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के. The rules are, जो आपने ग्रेड 9 में भी पढ़े थे, that the first alphabet of generic name should be capitalized and all other alphabets, including the species name, should be written in small letters. Clear? और small alphabets में हम उसको लिखेंगे. Number 2, if printed, scientific name को अगर आप print करेंगे, if printed, it should be italicized. मतलब कि आप उसको लिखेंगे इटैलिक्स में. आपने देखा होगा वर्ड के ऊपर एक ऐसे टेढ़ी सी राइटिंग आ रही होती है जिसमें वो तीन इस तरह से होते हैं, बोर्ड, इस तरह से फिर आई एंड यू. आप अगर आप यूज़ करते हैं पीसी, सो बी स्टैंड्स फॉर बोर्ड, आई फॉर इटैलिक्स एंड यू फॉर अंडरलाइन. तो उसमें अगर आप प्रिंट कर रहे हैं इसको नेम को, तो इसको इटलाइज करना चाहिए या उसको इटैलिक्स में लिखना चाहिए. ठीक है, आप इसको इटैलिक्स में लिखेंगे. बट इफ इट इज़ हैंड रिटन, if it is handwritten, it should be underlined. आप जैसे मर्जी फॉन्ट में लिखें, जिस मर्जी स्टाइल में लिखें. अगर आप हाथ से लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे, आपने नोट किया जी मिस, इट हैज अ साइंटिफिक नेम, द बोटेनिकल नेम ऑफ कॉर्न, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है. तो जब भी हम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा. ठीक है. इसी तरह से एक और रूल आपने पढ़ा था कि अगर एक जेनेरा है और उसकी आगे स्पीशीज, मल्टीपल स्पीशीज, या बार बार वो लिखने के लिए आ रहा है पैराग्राफ में या टॉपिक के अंदर, तो फर्स्ट टाइम आप उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे. जैसे जेनेरिक नेम जो होगा फर्स्ट टाइम फुल, जैसे स्कर्ट्स या कोलाई, ई कोलाई. ठीक है. नेक्स्ट टाइम आप ई डॉट कोलाई
या उसकी आगे मल्टीपल जो स्पीशीज़ है उसको हम लिखेंगे। क्लियर? सो दैट वाज अनदर रूल। और यहाँ पर एक और चीज़, इंग्लिश का एक रूल है, ठीक है, ये एक ग्रामर का रूल है कि जब भी कभी कोई प्रॉपर नाउन आए, किसी भी चीज़ का नाम आए, जैसे कि मेरा नाम है, तो अगर आएगा तो वो जहाँ मर्जी स्टार्ट हो, चाहे वो शुरू में, चाहे एंड में, चाहे वो मिडल में, कहीं पे भी आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा। लेकिन बट इन केस ऑफ दिस बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, इवन द सेकंड नेम यानी कि जो स्पीशी नेम वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, उसका सारे लेटर्स वो स्मॉल होंगे। इससे ये चीज़ आपने जहन में ज़रूर रखनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को, उसके रिमेनिंग पोर्शन को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।